अच्छा भैया, तो लेट्स स्टार्ट विद रोटेशनल मोशन। भाई सबसे पहले तो मैं सारे फॉर्मूलेज लिख रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि क्या क्या फॉर्मूले हमें यूज करने हैं इस पूरे चैप्टर में। जैसे रोटेशनल मोशन में सबसे पहली चीज तो यार हमें सेंटर ऑफ मास का टॉपिक आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्स सी एम का फॉर्मूला क्या होगा? m1 x1 जितने भी पार्टिकल्स होंगे, m2 x2 उसके कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। भैया ये चेक करते जाओ कौन कौन से फॉर्मूले याद है, कौन कौन से फॉर्मूले याद नहीं है। आई रिपीट, सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है? ये फॉर्मूला हमारे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए है। डिस्क्रीट सिस्टम याद है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट सिस्टम एंड कंटिन्यूस सिस्टम? भाई आप सबको याद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट सिस्टम एंड कंटिन्यूअस सिस्टम? डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब है कि मास पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पे प्लेस्ड है। ये हमारा डिस्क्रीट सिस्टम है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ हमारे डिस्क्रीट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। अगर जैसे मैं कोई रॉड ले लूंगा, तो यार रॉड, डिस्क, रिंग, इनके केस में क्या है कि ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। हर जगह इधर मास प्रेजेंट है। तो इस कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या चलेगा? भाई कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है XCM इज इक्वल्स टू DM इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। भैया चेक करो, यहां तक कोई डाउट? नो सर। डन। फिर इसी को अगर यार आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो यही सेम फॉर्मूला मास उसके वेलोसिटी के लिए भी आ जाएगा। और यही सेम फॉर्मूला दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा। तो बस मैं फटाफट लिख देता हूं, VCM इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और यही सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन के लिए भी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। जितने भी मास पार्टिकल्स होंगे उसके हिसाब से ये इक्वेशन लिखते चले जाना। उसके बाद यार हमारे पास आती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे हमने लीनियर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, वही सेम इक्वेशंस यहाँ पे भी वैलिड है, बस रोटेशनल के टर्म्स में। जैसे सबसे पहली इक्वेशन को कंपेयर करके चल रहे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इधर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इधर ये इक्वेशन क्या बनेगी? इधर डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। फिर थर्ड, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। तो मेरे को बता दो इधर ये इक्वेशन क्या बनेगी? भाई इधर ये इक्वेशन क्या बनेगी? ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। जहां पे भैया ओमेगा का फॉर्मूला भूलना मत। ओमेगा के दो फॉर्मूले हैं जो मेनली हमें यूज करने हैं, 2 पाई f या फिर 2 पाई/t। या फिर एक और यूज करने को आ सकता है, दैट इज चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें कौन सा फॉर्म ज्यादा यूज करना है। यहां तक अगर पूरा हो जाए, कोई डाउट ना हो तो बताना, फिर आगे और नेक्स्ट फॉर्मुलेस लिखता हूँ। ओके सर। ओके यस सर। डन, चलो बढ़िया। अब यार सिमिलरली मैंने आपको रिवीजन टाइम पे भी बताया हुआ ये चीज कि कोई रिलेशन होते हैं लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो मेरे को याद दिलाओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ऊपर मैंने एरो मार्क ड्रॉ कर दिया है, तो मतलब मैं आंसर वेक्टर फॉर्म में चाहता हूं। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? भैया यही गड़बड़ कर दी, यही शांत हो गए? भैया फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आर हमेशा पहले आएगा। और इधर ये क्रॉस प्रोडक्ट है। सिंस ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो आर क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस आर ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो इसलिए याद रखना पहले हमेशा आर आएगा, आर क्रॉस ओमेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इधर भी यही चीज वैलिड है, आर क्रॉस अल्फा। क्या यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। डन।
उसके बाद यार मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब भी कोई चीज रिवॉल्व करेगी, चेक करते जाना, सारे टर्म समझाते जा रहा हूं, जहां पे भी डाउट लगे प्लीज पूछ लेना। कि यार अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास तीन एसिलरेशन हो जाती है। कौन कौन सी तीन एसिलरेशन हो जाती है? सबसे पहले सेंट्रीपिटल एसिलरेशन तो होगी ही होगी, चाहे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन को होना जरूरी है। बिकॉज सेंट्रीपिटल एसिलरेशन किसकी वजह से होती है? भैया चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होती है। सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन चेंज किए बिना पॉसिबल नहीं है मूव करना, तो ये तो होगी होगी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का? किसी भी एक मूवमेंट पे वेलोसिटी जिसपे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वी स्क्वेयर बाय आर। उसके बाद दूसरी एसिलरेशन होती है टेंजेंशियल एसिलरेशन। टेंजेंशियल एसिलरेशन होती है ड्यू टू चेंज इन वैल्यू। तो ये तो सिर्फ कब प्रोड्यूस होगी? सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस होगी। और ये टेंजेंशियल बोल दिया है तो मतलब ये हमेशा टेंजेंशियल टू दी सर्कल होगी। तो इससे ये भी पता चल गया कि सेंट्रीपिटल एसिलरेशन और टेंजेंशियल एसिलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब टेंजेंशियल एसिलरेशन कैसे निकालेंगे? भैया जो भी वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन होगी उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टेंजेंशियल एसिलरेशन है तो हमें पता है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? एंगुलर एसिलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एंगुलर एसिलरेशन भी सिर्फ कब होगी? जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। एंगुलर एसिलरेशन कैसे निकालेंगे? भाई एंगुलर एसिलरेशन टेंजेंशियल एसिलरेशन की हेल्प से निकालेंगे, कि एंगुलर एसिलरेशन इज टेंजेंशियल एसिलरेशन बाय आर। उसके बाद आ गया ए नेट निकालने का फॉर्मूला। ए नेट कैसे निकलेगा? भैया सेंट्रीपिटल एसिलरेशन प्लस टेंजेंशियल एसिलरेशन। इस फॉर्मूले में एंगुलर एसिलरेशन कंसीडर नहीं करी जाती, क्योंकि टेंजेंशियल की वजह से ही एंगुलर है। तो अगर मैंने टेंजेंशियल कंसीडर कर लिया तो मतलब एक तरीके से मैंने एंगुलर भी कंसीडर कर लिया है। क्या भैया कोई भी कॉन्सेप्ट रिपीट करना है? नो सर। डन। चेक करते जाना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको ये सारी चीजें याद होगी, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं। कोई डाउट हो कुछ भी हो पूछते रहना। बाकी फॉर्मूले लिखते जा रहा हूं अब। थर्ड फॉर्मूला टॉर्क का। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आई इंटू अल्फा। सिमिलरली फिर फोर्थ फॉर्मूला आएगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी, या फिर आई ओमेगा, या फिर आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला एम आर स्क्वेयर होता है डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए। कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए हर एक के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे रॉड के सेंटर पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एंड पॉइंट का कितना होता है, रिंग का, डिस्क का, स्फेयर का, सिलेंडर का, ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूं। डन सर। डन। बस एक छोटी सी लास्ट चीज और बची है, वो और देख लो। यार अगर कोई भी चीज, मैं ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको तीन केसेस के लिए, तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना। भाई पहला केस मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इंक्लाइंड प्लेन पे है और वो सिर्फ स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्लाइड करता हुआ आ रहा है, रोल नहीं कर रहा, स्लाइड करता हुआ आ रहा है, और ये हमारे पास स्मूथ सरफेस है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितनी होती है जब कोई बॉडी नीचे स्लाइड करती हुई आती है? तो याद करो, डिस्कस किया हुआ था अभी लास्ट एफएसटी में ही, डिस्कस किया है हमने ये सारी चीजें। भैया जल्दी याद करो। भैया एफएसटी 8 के डिस्कशन में थे ना सब लोग? अभी लास्ट वीक्स ही डिस्कस किया है हमने सैटरडे को।
जब भी कोई बॉडी नीचे स्लाइड करती हुई आती है तो उसकी एक्सेलरेशन होती है सिर्फ जी साइन थीटा। भैया क्या बात है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं। वेयरएस अगर कोई बॉडी स्लाइड करती हुई आ रही है लेकिन अब की बाहर हमारे पास कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी है, तो इस केस में एक्सिलरेशन अब कितनी होगी? तो इस केस में एक्सिलरेशन होती है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है, स्मूथ सरफेस ही ले रहा हूं, या स्मूथ सरफेस की जगह फ्रिक्शनलेस सरफेस ही लो, कुछ भी लो, फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लो। भैया ये बॉडी रोल करती हुई आ रही है आगे, रोल करती हुई, तो इस केस में अब एक्सेलरेशन कितनी होगी? क्या कुछ याद है किसी को? ये बॉडी अब रोल कर रही है, स्लाइड नहीं कर रही है, रोल डाउन कर रही है। तो भैया ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले याद रखो। इस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + i/m r²। ये फॉर्मूले भैया याद रख लेना। चेक करके बताते जाओ, अब तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। डन। बस 2 मिनट और दो मेरे को, रोलिंग मोशन के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, फिर क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही करने हैं। क्या आगे बढ़ चलूं भैया? कंप्लीटेड? यस सर। चलो डन, बढ़िया। फिर यार बस एक लास्ट टॉपिक था इसमें, दैट इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में भी क्या करना है कि भैया बस आपको ये बताना है कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे कितनी कितनी होगी। बस रोलिंग मोशन में ज्यादातर केसेस यही आता है कि भैया हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी कितनी होगी, आपको ये चीज का आइडिया लगना चाहिए। तो यार मैंने आपको बोला हुआ है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ प्योर रोलिंग का केस है। अगर हमारे केस में सिर्फ प्योर रोलिंग मोशन है, तो प्योर रोलिंग मोशन का मतलब क्या है कि ये बॉडी बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कर रही है, नो स्लाइडिंग एट ऑल। हल्का सा भी ये स्किड नहीं कर रही है, हर पॉइंट पे ये आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। तो भैया मैंने अज्यूम किया कि ये बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये आगे की तरफ बढ़ रही है। हमें 3 पॉइंट्स के लिए मेनली डिस्कस करना होता है, एक दी बॉटम मोस्ट पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट एंड एक टॉप मोस्ट पॉइंट। तो भैया चेक करो कि इधर कौन कौन सी वेलोसिटी होगी पॉइंट बी पे, सी पे और टी पे। तो यार पॉइंट बी पे सबसे पहले एक आएगी लीनियर वेलोसिटी जो आगे की तरफ होगी। लीनियर वेलोसिटी आगे की तरफ इसलिए होगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है आगे की तरफ, लेकिन सिंस ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक रोटेशनल वेलोसिटी होगी, वो होगी लेफ्ट साइड। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि ये होगी रोटेशनल वेलोसिटी, ये होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास कभी भी रोटेट नहीं करता है, सेंटर ऑफ मास हमेशा स्टेशनरी चलता है, बस ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके पास तो बस एक ही वेलोसिटी होगी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सिमिलरली पॉइंट टी की बात करूंगा तो पॉइंट टी के पास दो वेलोसिटीज आएंगी और दोनों वेलोसिटीज आगे की डायरेक्शन में होगी। रोटेशन भी क्योंकि वो आगे की तरफ रोटेट करना चाह रहा है और आगे की तरफ लीनियर मूव कर रहा है, तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में। भैया हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है? सिंस देर इज नो स्लाइडिंग एट ऑल, सो हमारा पॉइंट बी, मतलब इसे पॉइंट बी मत कहना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा सरफेस से, वो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे रहना चाहिए। तो पॉइंट बी की वेलोसिटी नेट 0 होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि यार वी टी और वी आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। वी आर अभी मैंने बोला रोटेशनल वेलोसिटी है, तो इसका फॉर्मूला आर ओमेगा, ये इसका आर कितना होगा जितना सर्कल का रेडियस है, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर ओमेगा। तो पॉइंट बी पे हमारी नेट वेलोसिटी 0 आएगी, ये हमारा सबसे पहला कंक्लूजन। तो पॉइंट सी पे कितनी आएगी? पॉइंट सी पे सिर्फ वीटी थी और वीटी की वैल्यू मेरे को पता चल गई आर ओमेगा। फिर पॉइंट टी पे कितनी आएगी? पॉइंट टी पे वीटी प्लस वी आर है। भैया वीटी की वैल्यू भी आर ओमेगा, वी आर की वैल्यू भी आर ओमेगा, तो ये होना चाहिए 2 आर ओमेगा। बस ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मेरे को आपको बतानी थी फॉर प्योर रोलिंग मोशन बी सी एंड टी पे।
वेयरएस कभी कभी क्वेश्चन किसी एक रैंडम पॉइंट के लिए भी पूछ लेता है, जैसे रैंडम पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूं पॉइंट पी, तो भैया इसके लिए भी चेक कर लो, पॉइंट पी के लिए ये डिस्टेंस ले लो स्मॉल आर, तो भैया इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी इधर होगी और रोटेशनल वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ये हो गई वी आर, ये हो गई वी टी। तो पॉइंट पी पे अगर नेट निकालूंगा तो पॉइंट पी पे नेट आएगा हमारे पास वी आर वेक्टर प्लस वी टी वेक्टर। सिंस इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आएगा, सिंस इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आएगा, तो हम इसको रिजल्टेंट वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। अब चेक करके बताते जाओ, अब किसी भी पॉइंट के लिए कोई डाउट तो नहीं है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लें सॉल्व करना। Yes, sir. चलो डन। तो यहां तक पूरा खत्म करो, फिर अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। Done, sir. डन, चलो तो लेट्स प्रोसीड। भैया काफी बच्चे अब आ रहे हैं धीरे धीरे करके, भैया ऐसा क्यों? चलो 20-20 मिनट लेट। भाई पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक सीलिंग फैन को जस्ट स्विच ऑन किया है, मतलब डेफिनेटली वो स्टार्ट कैसे कर रहा है, सीलिंग फैन अभी रुका हुआ है, तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। पूरा क्वेश्चन आप अपने आप चेक करना, बस मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑन, इट मेक्स 10 रेवोल्यूशन इन 3 सेकेंड्स। तो यहां लिख दिया मैंने कि भैया हमने सीलिंग फैन को स्विच ऑन किया, इज जस्ट स्विच्ड ऑन। भैया इट मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन 3 सेकेंड्स। भैया ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर एसिलरेशन से, यूनिफॉर्म एंगुलर एसिलरेशन। ये सारे टर्म क्वेश्चन में बोले हुए हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी रोटेशंस इट विल कवर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। क्वेश्चन, हाउ मेनी रोटेशन it will cover या it will make in next 3 seconds। चलो भैया ट्राई करो, ऑप्शंस दे रहा हूं, 10, 20, 30 एंड 40। चलो लगो काम पे। सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑन and it makes 10 revolutions in 3 seconds। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, हाउ मेनी रोटेशंस इट विल मेक इन द नेक्स्ट 3 seconds। सबको क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. चलो तो साथ में सॉल्व करते हैं। दिवेश आपका आंसर आ भी गया है, चेक करने दो यार। दिवेश नहीं यार, सही नहीं आ रहा है। बाकी चेक करते हैं, क्या पता कुछ गलती हो आंसर्स में, चेक कर लेते हैं। भाई देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 0, भैया जस्ट स्टार्ट किया है। साथ के साथ उसने बोला है 10 रेवोल्यूशंस इन 3 सेकेंड्स। तो मेरे को बताओ भैया फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? प्रशांत आंसर सही आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? भैया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, 1/T. 1/t। तो मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कितने रेवोल्यूशन 1 सेकंड में बनाए हैं। तो अगर 10 रेवोल्यूशन 3 सेकंड में बनाए हैं, तो मेरे को बताओ एक रेवोल्यूशन कितनी देर में बनाए होंगे? So 10 by 3.
भैया 10/3, वेरी गुड, आई रिपीट, उसने 10 रेवोल्यूशन 3 सेकंड में बनाए हैं। मेरे को क्या फाइंड करना है कि 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही होता है, यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। तो यार यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 3 है, इसको 1 बनाने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 10/3 रेवोल्यूशंस। फ्रीक्वेंसी मिल गई है क्षितिज, आपका आंसर भी सही। तो यार मतलब आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है 2πf, तो ये हो जाएगा 20π/3। यार इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, टाइम पता है 3 सेकेंड, तो क्या करो, एंगुलर एक्सिलरेशन निकाल लो। एक पार्ट तो ये कर लो। तो भैया यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, तो हमारे पास एंगुलर एक्सिलरेशन आ जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 2π/3 माइनस इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय टाइम 3। तो भैया हमारे पास आ जाएगा 20π/6। यार वैसे इन सबकी जरूरत थी क्या? हाँ जरूरत थी भाई। वैसे 1 मिनट रुको, करना तो तब भी पड़ता ही पड़ता। चलो चेक कर लो यार, किसी ने किसी और मेथड से सॉल्व किया है क्या? जैसे क्षितिज, प्रशांत, तुम दोनों के आंसर्स आए हैं, तुम दोनों ने किसी और मेथड सॉल्व किया है? भाई सबसे पहले सब लोग चेक कर लो, क्या एंगुलर एक्सिलरेशन तक किसी को कोई डाउट है? No, आगे बढ़ू? sir. डन। अब यार क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में फाइंड करना है कितने रोटेशंस हो गए, मतलब मेरे को एक तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो फर्स्ट 6 सेकेंड्स के लिए। एक बार आपने फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट 6 सेकेंड्स के लिए कैलकुलेट कर लिया, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके लिए मिल जाएगा? भैया नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए मिल जाएगा। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट टी कट गया, हाफ अल्फा की वैल्यू 20π/6, टाइम की वैल्यू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। जरा इसको फटाफट सॉल्व करो, चेक करो कितना आंसर आ रहा है ये। सर 15π। 15π आ रहा है? एग्जैक्ट 15π कैसे आ रहा है? कट थोड़ी रहा है, या कट रहा है कुछ? 3 3 3 2 2 10, हाँ ठीक है, सॉरी, आप सही बोल रहे हो, माय मिस्टेक, 15π। सिमिलरली 6 के लिए कैलकुलेट करो, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो हाफ, फिर से अल्फा की वैल्यू 20π/6 और 6 का स्क्वायर 36। जरा इसका भी चेक कर लो कितना आ रहा है ये, 360π आ रहा है। Yes, sir. डन। तो पहला हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया 15π, लास्ट आ गया 60π। तो भैया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा 60π माइनस 15, सो इट विल बी 45π। 45π। अब 45π तो टोटल एंगल कवर किया है। मेरे को बताओ एक रोटेशन में कितना एंगल कवर होता है? भैया 2π एंगल कवर होता है एक रोटेशन में, तो इसको 2π से डिवाइड कर दो। 2π से डिवाइड करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 45/2 कितना आता है? 27.5। यार आंसर तो गलत आ रहा है, कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है हमारा। एक बार प्लीज चेक करो, कहीं कुछ गलती करी है क्या? आंसर मैच नहीं कर रहा है। हमारे हिसाब से आंसर आएगा 27 रेवोल्यूशन, लेकिन आंसर 27 रेवोल्यूशन गिवन ही नहीं है। एक बार प्लीज फटाफट चेक करो, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में सही गिवन है 10 रेवोल्यूशंस इन 10 revolutions in which makes first 3 seconds। ठीक है, तो it will be frequency number of revolutions in 1 second, so it will be 10/3। यहाँ तक भी सही किया है यार हमने, 2π इंटू 10/3, 20π/3। यहाँ पे भी हमने सही किया है, टाइम 3 seconds, so let me check this part, 20π/3 minus 0/t, 20π/6। सर 3 3 जा 9 होना था। ठीक है। यस, थैंक यू।
यहाँ पे गलती हुई है भाई, पूरा ही आंसर हमने इतना वो कर दिया, शिट। चलो यार एक काम करें, स्टेप्स आपको पता चल गए हैं ना? Yes, sir. ठीक है, मैं फटाफट करेक्शन कर रहा हूँ, प्लीज चेक कर लेना, फिर आंसर मैच हो जाएगा। 20 पाई बाय 9, गलती से मैंने 20 पाई बाय 6 लिख दिया था, 20 पाई बाय 9, तो फटाफट बस आंसर लिख रहा हूँ, अल्फा आ जाएगा 20 पाई बाय 9 इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज अगेन 9। 9 से 9 कट गया तो ये आ रहा है हमारे पास 10 पाई। इधर लिखूंगा तो 1 इंटू 20 पाई बाय 9 इंटू 36, 4 2, तो ये आ रहा है 40 पाई। अब आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो 10 पाई और इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, 10 पाई और 30 पाई, 30 पाई आ रहा था, 40 पाई सॉरी, ये हो गया 30 पाई। अभी भी लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब हमारे पास आंसर आ रहा है 15 रेवोल्यूशंस। भैया आप स्टेप्स लिख लो, मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आई विल चेक। बाकी अब की बार कोई गलती नहीं करी है हमने। भैया डन डना डन Sir, sir. Yes. डन। बाकी नाउ अब मैं श्योर हूं अब कोई गलती हमने नहीं की है, तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, ये अरिहंत की बुक है, तो भैया इसमें एरर्स भर भर के आते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार तुम्हें फोर्स का वेक्टर गिवन है और पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। ध्यान दो भाई क्वेश्चन को, फोर्स की वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। हमें इनिशियल पोजीशन गिवन है, इनिशियल पोजीशन है 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप। फाइनल पोजीशन गिवन है, दैट इज 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। भैया ये आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है, चेक करना। फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है और हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, क्या कैलकुलेट करना है? So torque. वेरी गुड, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करो, इतने मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, इतने आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। भैया फर्स्ट ऑप्शन गिवन है -7i कैप माइनस 8j कैप माइनस 4k कैप। सेकेंड ऑप्शन -4i कैप माइनस j k कैप माइनस 8k कैप। भैया सब सॉल्व करना शुरू कर देना, कोई खाली नहीं बैठेगा। देखो सबको पता ही है सबसे पहले क्या फाइंड करना है। R2 minus Momentum R1. force. मोमेंट ऑफ फोर्स तो है, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या करोगे भाई, R2 सबसे minus पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। दो पोजीशंस गिवन हैं तो सबसे पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर जो भी वेक्टर आएगा उसको फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने शायद से किसी एक क्लास में आपको पढ़ाया भी था, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। दिवेश मैं चेक कर लेता हूं, दिवेश बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, गुड। दिवेश सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता सकते हो कितना आएगा? Sir, 0 I cap 0i minus plus 2 J 2 cap plus j cap. minus 1k. भाई वेरी गुड, 0i कैप माइनस 2 J cap plus K cap. प्लस k कैप, वेरी गुड। भैया सबको पता ही है ना, मैं स्टेप करके दिखा देता हूं, जिसको डाउट हो देख लेना। भैया डिस्प्लेसमेंट r2 वेक्टर r1 वेक्टर करेंगे, तो r2 को r1 से 2i को सब्ट्रैक्ट किया तो 0i। भैया उसके बाद क्या है,
-2i-0, तो ये तो -2j कैप ही रह गया, सॉरी -2k कैप, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2k कैप प्लस 3k कैप, तो ये आ जाएगा +k कैप। अब बस यार कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर देता हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मैंने आपको याद बताया था कि टॉर्क का हमेशा याद रखना R क्रॉस F होता है, तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू लिखोगे, फोर्स की या R की? R और वेरी गुड, सबसे पहले आप आर मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखोगे। तो डिस्प्लेसमेंट में आई की वैल्यू 0 थी, जे की वैल्यू -2 थी, और के की वैल्यू +1 थी। उसके बाद फोर्स की वैल्यू चेक करोगे तो 4 5 -6, 4 5 -6। भैया आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आई के लिए सॉल्व करूंगा, तो डाउनवर्ड्स मल्टीप्लीकेशन माइनस अपवर्ड्स मल्टीप्लीकेशन, डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई किया तो आया 12, माइनस अपवर्ड्स तो -5। तो इसको सॉल्व करूंगा तो भैया साफ पता चल रहा है हमारे पास आएगा +7 आई कैप। उसके बाद जे के लिए पहले से ही नेगेटिव साइन लगा दो। इसको सॉल्व करो, इसके कितना आ रहा है, फिर से वही, जे को भूल जाओ, डाउनवर्ड्स मल्टीप्लीकेशन माइनस अपवर्ड्स, तो ये कितना आएगा, -6 -4। चेक करो ये कितना आ गया, +10। +10। फिर तो हमारा आंसर ऐसे मैच ही नहीं करेगा। सर जो K की वैल्यू है वो -1 आएगी। के की वैल्यू -1 आ रही है, एक मिनट चेक करने दो, ऐसा क्यों, के की वैल्यू -1 क्यों? सर क्योंकि -2K -3K होगा। सर R2 माइनस R1 करेंगे तो 3k कैप पॉजिटिव में चल जाएगा, तो प्लस ही आएगा। प्लस ही आएगा भैया, मेरे को R2 - R1 करना होता है, R2 - R1 करना होता है, तो उस हिसाब से -2k कैप माइनस ऑफ -3k कैप होगा, तो ये बनेगा -2 + 3k कैप। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, +k कैप ही आएगा। हाँ, अगर आपने R1 - R2 किया होगा दिवेश, तो उस केस में सही हो जाएगा वो। यस क्या ये चीज क्लियर है? ये तो एक बार मेरे को क्वेश्चन चेक करने दो, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं कि हमें इस क्वेश्चन में पहले कौन सी इनिशियल पोजीशन गिवन है और फाइनल पोजीशन कौन सी गिवन है, उसके हिसाब से मे बी हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। सो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ फोर्स F इक्वल्स टू 4 this one at 203 about a point is given by, ओके भैया हमें ये गिवन है इनिशियल पोजीशन और ये गिवन है फाइनल पोजीशन। दिवेश फिर तुम्हारा ठीक आ रहा है, लेकिन तुम्हारा तुक्के से सही आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। डन। यार इसको जरा ठीक कर लो, मेरे को बताओ अब ये कितना आ जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास +2j कैप, और एक और बार चेक कर लो, और ये क्या बनेगा, -k कैप। -k कैप। यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा +2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। फटाफट इसको ठीक कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास -12, ठीक है डन, -12 माइनस माइनस +5, तो ये आ जाएगा माइनस। जे की वैल्यू फाइंड करके बताओ फटाफट, -6 माइनस माइनस +4, सही लिखा है मैंने, -6, ठीक है डन। इसके बाद के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू कितनी लिखूं भैया, के लिए -1 5 - 8, तो भैया के लिए तो आ रहा है हमारे पास -3k कैप और -7। भैया आंसर तो अभी भी कुछ मैच करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों, ये क्या गड़बड़ है भैया इस बुक में, ऐसा क्यों? 4 5 -6, 4 5 -6, 2i कैप +0 +3 ये भी ठीक लिखा, -2 2 -2 ये भी सही लिखा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0 माइनस माइनस +2, -3 माइनस माइनस +2 ये भी सही लिखा। फिर हमारे पास आया 2 0 एंड -1, 0 2 -1 ये भी सही लिखा। फिर 4 5 -6 ये भी ठीक लिखा। आई के लिए फाइंड किया तो -12 माइनस माइनस +5, भैया ये वैल्यू तो बिल्कुल सही आ रही है। जे के लिए कैलकुलेट किया तो -6 माइनस माइनस +4, तो ये k हो के जाएगा, अंदर 0 आएगा। क्या दोबारा बोलो? सर k के लिए जब करेंगे तो वो 0 नहीं आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, यस सर। डन। तो ये तो देन आ गया -8 के, लेकिन अभी भी हमारा फर्स्ट और लास्ट के तो मैच कर रहा है,
जे वाला डाउटफुल में जा रहा है भैया, हमारे जे के हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए, +2j आना चाहिए, लेकिन +2j तो किसी में भी है ही नहीं ना। -7 -8 ठीक आ रहा है, -7 -8, तो अभी तक तो डी चल रहा है, लेकिन जे की वैल्यू हमारी सही नहीं आ रही है। सही है, मिल गई गलती। -6 × 0 होगा। आज क्या हो रहा है, लगता है भैया मैं नींदों में हूँ। ये हो गया 0, फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस +4, सो फाइनल आंसर विल बी -4j कैप। अब चेक करो आंसर मैच कर गया, यस अब आंसर मैच कर गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। डन सर। डन, चलो भैया थोड़ा सा मेरे को भी ध्यान देना पड़ेगा, सिली मिस्टेक्स। भैया ये कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मिनट रुको भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, ये आपका AIPMT 2009 का है, मतलब थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन चेक करो सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास F फोर्स है, जनरल टर्म्स जो है, R हमारे पास भैया पोजीशन वेक्टर है, और टाउ हमारे पास टॉर्क है। ठीक है, अबाउट दी ओरिजिन मेरे को बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है। R dot tau is not equals to 0 and F dot tau is equals to 0. Option B, R dot tau should be greater than 0 and F dot tau should be less than 0. Option third, R dot tau should be equals to 0 and F dot tau should be equals to 0. और लास्ट ऑप्शन, R dot tau should be equals to 0 and F dot tau should not be equals to 0. चलो भाई चेक करो, अच्छा क्वेश्चन है, चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट की एंड क्रॉस प्रोडक्ट की, तो ही इसको सही से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है तन्वी, चेक करते हैं, गुड। यार देखो, देखा जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को एक बार टॉर्क का फॉर्मूला दिलाओ फिर से याद। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क भैया, सब लोग फटाफट, फॉर्मूला फॉर टॉर्क R क्रॉस F। भैया Yes. आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर मैं A क्रॉस B कर रहा हूं और उससे मेरे को नया वेक्टर C मिल रहा है, तो ये C और A के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। सिमिलरली C और B के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो मतलब मेरे को ये पता चल गया कि टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू आर एंड टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू दी फोर्स, मतलब इनके बीच में जो भी एंगल आएगा 90 डिग्री आएगा, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं R डॉट टो करूंगा तो मतलब ये हो जाएगा R टो cos 90, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि R डॉट टो किस किस में 0 गिवन है। भैया इसमें 0 गिवन नहीं है, ये गलत है, इसमें 0 गिवन नहीं है, ये गलत है। C और D में दोनों में 0 गिवन है, तो मतलब अभी तक तो बात सही चल रही है। उसके बाद लास्ट F डॉट टो करूंगा तो F टो, और ये हो जाएगा फिर से cos 90, तो ये भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास C बचेगा। तो तन्वी आपका आंसर बिल्कुल सही। भाई किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, चलो बढ़िया, फटाफट खत्म करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डन सर। डन, चलो नेक्स्ट। भैया नीट 2016 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करो। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी A इसका मास m, बॉडी B इसका मास 2m। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IA, बॉडी A रोटेट कर रही है,
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए, बॉडी बी भी रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी। हमें पता है मास बी का ज्यादा है, सिंस मास बी का ज्यादा है तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है दोनों की काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। चेक करो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं कि भैया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, बी का मास ज्यादा है, ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एल ए क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, एल बी क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो आपको बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है। पहला, एल ए इज इक्वल्स टू एल बी बाई 2। सेकेंड, LA is twice of LB. Third, LB is greater than LA. और last, LA is greater than LB. चलो, ठीक है तन्वी, चेक करते हैं। गुड। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। वेरी गुड दिवेश, बिल्कुल सही। तो यार क्या करना है, सबसे पहले इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को यूज करो। हमें बोला हुआ है दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई अल्फा स्क्वायर। भैया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए का, ये ए का। सिमिलरली जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, तो वही चीज, तो हाफ आई बी ओमेगा बी का स्क्वायर। भैया क्या क्या कैंसल आउट हो गया, हाफ हाफ कैंसल आउट हो गया। तो एक बात मेरे को बताओ, क्वेश्चन ने बोला है आई बी ज्यादा बड़ा है आई ए से, तो फिर मैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में क्या रिलेशन कह सकता हूं? या अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो एक काम और कर दो कि भैया आई ए बाय आई बी ऐसा लिख दो आप, ओमेगा बी स्क्वेयर बाय ओमेगा ए स्क्वेयर। क्या ऐसे लिख सकता हूं? इतना चलेगा? या जिसका मन ओमेगा टर्म्स के में करे तो ओमेगा ए बाय ओमेगा बी कितना लिख सकता हूं, स्क्वेयर रूट ऑफ आई बी बाय आई ए। चेक कर लो इन दोनों इक्वेशंस में कोई डाउट है? जिसको जो कन्वीनियंट लगे वो इक्वेशन यूज कर सकता है। डन सर। डन। बस अब हमें एंगुलर मोमेंटम चेक करना है, तो एंगुलर मोमेंटम एल ए बाय एल बी कैलकुलेट कर दो, रेशियो से पता लगा लेंगे। तो एल ए बाय एल बी कैलकुलेट करूंगा तो एल ए का फॉर्मूला आ जाएगा आई ए ओमेगा ए, एल बी को यूज करूंगा तो ये आ जाएगा आई बी इंटू ओमेगा बी। तो यार ऐसा करो, इसमें अब आप जैसे मैंने बोला जिसको रिप्लेस करना है आप उसको रिप्लेस कर देना। तो जैसे मैं ओमेगा आई ए को रिप्लेस करूं या इसको रिप्लेस करूं, ओमेगा को, बताओ आपको कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, किसको रिप्लेस करना चाहिए मेरे को? ओमेगा को रिप्लेस करना चाहिए, कायदा तो यही ज्यादा इजी बनता है। तो अगर मैं ओमेगा को रिप्लेस करूंगा तो ओमेगा बी बाय ए बाय बी को रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, आई बी बाय आई ए। भैया डिवाइड करो तो हमारे पास ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ आई ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आई बी। अब मेरे को बताओ कि भैया कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा था? आई बी बड़ा IB। था, आई बी बड़ा था, और आई बी डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी आती है या बड़ी आती है? भैया छोटी आती है। तो एल ए छोटा है और एल बी बड़ा है। क्या सबको ये रिलेशन समझ में आया या कुछ रिपीट करूं? सर इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि अगर L इज इक्वल टू आई अल्फा है तो अगर I बड़ा है तो B का, अगर I बड़ा है तो L भी उसका ज्यादा ही होगा। तन्वी एक बार रिपीट करो कैसे, आई एल इक्वल्स टू आई अल्फा होता है आई ना सर ओमेगा, जैसे। आई ओमेगा। यस सर, फिर अगर I B का बड़ा है तो L B का बड़ा होगा। नहीं, नहीं कर सकते, गलत। सर क्यों? आंसर मैच कर गया तन्वी, गलत है मेथड। क्यों?
एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आपको कहाँ पता? क्या पता इस बी की एंगुलर वेलोसिटी छोटी हो और ए की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो, और एक्चुअल में हो भी यही रहा है, बी की एंगुलर वेलोसिटी कम है और ए की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी थी कि इन दोनों ने अपनी वैल्यू इस हिसाब से एडजस्ट करी कि ये दोनों इक्वल हो गए। ये भी तो पॉसिबिलिटी थी। यस सर। तन्वी, क्या ये चीज क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो ऐसे मत करना, ये अभी फिलहाल तुक्के में आंसर मैच कर गया है लेकिन मेथड गलत है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू अगर इत्तेफाक से ऐसी कुछ हो जाती कि दोनों वैल्यू सेम आ जाती, फिर तो आंसर गलत हो जाता। तो इसलिए मेथड तो यही करना पड़ेगा। बस आप ये कर सकते हो कि आई को चेंज करो या ओमेगा को चेंज करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेथड यही रहेगा। तो भैया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, ये तो सही दिया था। नोट डाउन कर लो, कोई डाउट ना हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर बैक साइड करना। बैक साइड करो, ये लो। डन सर। डन। चलो आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। आप ज्यादातर क्वेश्चन देखो ना, न्यूमेरिकल कुछ टाइप का नहीं है, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल ही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का क्वेश्चन। भैया ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला एक ऑब्जेक्ट है सॉलिड स्फेयर, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास सर्कुलर डिस्क, और थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास सर्कुलर रिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारे की सारे सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं और इनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है। आई रिपीट, सबके सब अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। जैसे डिस्क को भी मैंने उसके सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कराया, रिंग को भी उसके सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कराया, सॉलिड स्फीयर को भी। इन सब की सेम एंगुलर स्पीड है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा। सबका मास सेम है, सेम मास m, सबका रेडियस सेम है, रेडियस इज इक्वल्स टू r। हम क्या करना चाह रहे हैं, तीनों की तीनों चीज रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, मैं इनको रेस्ट पे लाना चाहता हूं। दे आर ब्रॉट टू रेस्ट। तो जब मैं यार इनको रेस्ट पे लाना चाहता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इनको रेस्ट पे लाने के लिए। तो ऑप्शंस क्या है चेक करो कि भैया वर्क डन बी के लिए सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू ए, कंपेयर टू सी। फिर ऑप्शन बी कि वर्क डन ए के लिए ज्यादा, फिर बी और फिर सी। ऑप्शन सी है सी का ज्यादा, फिर बी का और फिर ए का। और लास्ट ऑप्शन भैया ए का ज्यादा, फिर सी का और फिर बी का। पहले अच्छे से चेक कर लो क्या क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। और एक चीज कंफ्यूज मत होना, इधर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इधर मैं डब्ल्यू क्या लिख रहा हूं, इधर मैं डब्ल्यू वर्क डन लिख रहा हूं। तो चेक करें, थोड़ा सा सोचें, हल्का सा ही सोचना है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, चेक करो। ठीक है तन्वी, गुड। ठीक है महक, दिवेश, गुड, बढ़िया। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में भी है ना बहुत ज्यादा कोई फाइट नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन एक इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक आता है। भैया सबसे पहले तो आप ये सोचो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैं सबको रेस्ट पे लेके आ रहा हूं तो किसको कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उस हिसाब से वर्क डन हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से बस मेरे को काइनेटिक एनर्जी चेक करनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, मेरे को सबकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चेक करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी डिस्कस हुआ था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। भैया चाहे रिंग हो चाहे सॉलिड स्फेयर हो, यहां पे लिख रहा हूं, चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो चाहे सॉलिड स्फेयर हो, भैया तीनों केसेस में ओमेगा ओमेगा तो सेम है ही। यहाँ पे भी ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा, हाफ हाफ भी सेम है। तो डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा कि भैया किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी? ये डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट कर रहा है। तो मेरे को बताओ सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ज्यादा कम मत बताओ, सबके लिए वैल्यू बताओ। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है अबाउट इट सेंटर पॉइंट? सर 2/5 mr²। भाई वेरी गुड, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। मास सबका सेम है, आर स्क्वायर सबका सेम है, तो इसको भूल जाओ, सिर्फ 2/5 को चेक करो। 2/5 का मतलब हो गया 0.4। इस पे आ जाओ डिस्क के लिए। सर हाफ mr²। वेरी गुड महक, हाफ mr²। मास सेम, रेडियस का स्क्वायर सेम, तो इसमें अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हाफ का मतलब कितना हो गया? हाफ का 0.5 मतलब हो गया 0.5। सिमिलरली जरा लास्ट पे आ जाओ। लास्ट रिंग है, mr²। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। भैया वेरी गुड, mr²। वेरी गुड यार, तो मतलब ये हो गया 1। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जिसकी होगी उसी को सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा रोकने के लिए। तो भैया ये हमारा सी था, ये हमारा बी था, ये हमारा ए था। तो मेरे को बताओ सबसे ज्यादा वर्क डन किसके लिए करना पड़ा होगा? सी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बी, उसके बाद लास्ट में, तो चेक करो सी बी ए, सी बी ए, ऑप्शन सी। भैया ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं लगा? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। हाँ सर, मतलब कि जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन तन्वी क्वेश्चन की गहराइयों को समझना है, लेकिन सिर्फ तब जब एंगुलर वेलोसिटी सेम हो, मास और रेडियस सेम हो। ओके सर। तभी तो मैंने इसमें बोला कि मास और रेडियस सेम है, इसलिए मैंने इसको भी निगलेक्ट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। एंगुलर वेलोसिटी सेम थी इसलिए इसको पहले ही निगलेक्ट कर दिया। अगर सपोज हर एक की एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होगी तो फिर तो सब कुछ चेक करना पड़ेगा, उसका मास, उसका रेडियस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, फिर सबके लिए इनर्शिया नहीं, सबके लिए काइनेटिक एनर्जी चेक करनी पड़ेगी। डन सर। डन, चलो बढ़िया। तो आ जाते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन भी चेक करो। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा वैसा वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा रिपीटिव सा दिख जाता है। भैया अगेन इन नीट 2018। भैया याद रखना, रोटेशनल मोशन से ये श्योरिटी है कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, और डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है ज्यादा, हल्का सा एनालाइजिंग है। चेक करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है फ्री स्पेस में अबाउट इट सिमेट्रिक पॉइंट, मतलब सेंटर पॉइंट के अबाउट ये सपोज रोटेट कर रहा है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने इसका रेडियस इंक्रीज करते जा रहे हैं। रेडियस इज इंक्रीजिंग कीपिंग द मास सेम। तो यहां लिख रहा हूं रेडियस इंक्रीज करते जा रहा है, कीपिंग द मास सेम, मतलब मास को हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, मास कांस्टेंट है। तो आपको बताना है कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी इस स्फीयर के लिए। Which of the following physical quantity remains constant? Remains constant. ऑप्शंस पे आ जाओ भैया। पहला ऑप्शन गिवन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी, और लास्ट ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम। चलो इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना है, मतलब ये हार्डली 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, सोचना ही नहीं है कुछ इसमें। देखते हैं किस किस को आता है। वेरी गुड दिवेश, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ओके तन्वी, ओके ध्रुव, तो यार आपको इस क्वेश्चन में बता दूं, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ ये चेक करना था क्या इस बॉडी पे मैंने कोई फोर्स लगाया। नहीं, जब तक कोई फोर्स या कोई टॉर्क नहीं लग रहा है बॉडी पे,
एक ही क्वांटिटी है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिर्फ एक अकेला एंगुलर मोमेंटम ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि I1 ओमेगा 1, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। आई का फॉर्मूला सॉलिड स्फेयर के लिए क्या होता है भैया? 2/5 mr², आई ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बात बताओ, अगर मैं रेडियस चेंज कर रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज। तो ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है तो भैया काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज होना पड़ेगा, ½ I⍵² चेंज होना पड़ेगा। और हमारा एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा होगा, पहले कम था अब इंक्रीज हो गया होगा क्योंकि रेडियस इंक्रीज हुआ है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए क्या होता है? ω2 की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ताकि हमेशा कांस्टेंट बना रहे। तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है, ये चीज याद रखना। ये क्वेश्चन सेम ग्रेविटेशन में भी हमने किया हुआ है कि यार अगर कोई एक प्लैनेट है और उसका साइज अर्थ से कंपैरिजन में डबल है या कुछ है, तो उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो क्या उसका टाइम पीरियड अर्थ के बराबर आता था? नहीं, अर्थ से अलग आता था। और ओमेगा होता है 2π/t। तो मतलब यही सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी आ जाए तो कर दोगे या नहीं कर पाओगे? यस यस सर। भैया याद रखना, यही सेम क्वेश्चन रोटेशनल मोशन में भी है, यही सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी है। तो उसमें भी यही चीज चेक करना, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, एंगुलर मोमेंटम अकेले एक ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। तो इसलिए मैंने कहा था इसमें सोचना नहीं होता, डायरेक्टली टिक करना होता है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने रोटेशनल फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब भी मैंने कराया था भैया, अगेन नीट 2016 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे हमने एंगल रखा है थीटा। भैया इसके ऊपर हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है, एक है डिस्क, एक है, यहां पे लिख रहा हूं, एक है डिस्क और दूसरा हमारे पास है स्फेयर। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का रेडियस सेम है। भैया चेक करना क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। रेडियस सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। सेम हाइट से ड्रॉप किया है, आपको बताना है कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। ऑप्शंस देख लो क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन स्फेयर, सेकेंड ऑप्शन दोनों सेम टाइम पे, बोथ एट सेम टाइम। थर्ड ऑप्शन भैया इट विल डिपेंड अपॉन देयर मास, मतलब जिसका मास ज्यादा वो पहले पहुंचेगा या ऐसा कुछ, डिपेंड अपॉन देयर मास। और लास्ट ऑप्शन डिस्क। चलो ट्राई करो। एक चीज आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में सिंस सिर्फ स्फेयर बोला हुआ है, तो जब तक क्वेश्चन में सिर्फ स्फेयर बोला जाए तो मतलब समझ लेना कि वो सॉलिड स्फेयर ही है। आई रिपीट, काफी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ स्फेयर बोला हुआ होगा, हॉलो है या सॉलिड है ये नहीं बोला हुआ होगा। तो अगर नहीं बोला हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको सॉलिड ही अज्यूम करना है। भाई वेरी गुड, सही है, काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसका होता है?
स्फेयर का होता है। अभी पिछले क्वेश्चंस में किया ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसका? स्फेयर का। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर का कम होता है तो इस केस में सबसे पहले कौन पहुंचेगा? वही पहुंचेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम होता है? स्फेयर का। तो सबसे पहले पहुंचेगा भी कौन? स्फेयर पहुंचेगा। भैया क्या ये चीजें क्लियर हैं? यस सर। Done. Yes. बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं? यस सर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार रिपीटिव आ चुका है। 3 बार रिपीटिव आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपको रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। ये भैया अज्यूम कर लो कि ये हमारे पास सर्कुलर रिंग है और ये रिंग अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इस रिंग का मास गिवन है, इस रिंग का मास है m, और जो इसका रेडियस है, भैया रिंग का रेडियस कुछ भी ले लो, स्मॉल r कैपिटल R, ये रिंग का रेडियस है। ये रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। हमने क्या कर दिया, जब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही थी तो हमने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए जिनका मास सेम है और इनको डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे रख दिया है। आई रिपीट, जब ये रिंग रोटेट कर रही थी तो रोटेट करते वक्त हमने इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे दोनों जगह सेम मास रख दिया है। इसका मास स्मॉल m, इसका मास स्मॉल m। तो भैया इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हमें बताना है व्हाट विल बी इट्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी। मेरे को न्यू एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क कर देता हूं, सिंपल प्लस इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस दे रहा हूं, चेक करना। ऑप्शंस है ओमेगा इंटू m-2m डिवाइडेड बाय m+2m। सेकेंड ऑप्शन ओमेगा m डिवाइडेड बाय m+2m। ऑप्शन सी ओमेगा इंटू m+2m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और ऑप्शन डी ओमेगा m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। आप मेरे को बता सकते हो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दो। यार अभी तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, कि अगर कभी भी क्वेश्चन ये आ जाए कि एंगुलर वेलोसिटी वगैरह चेंज हो रही है, या मैंने रेडियस चेंज किया है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज किया है, कुछ नई चीज फाइंड करनी है, हमेशा कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहेगी? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगेगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। याद रखना, नई एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं लिखूंगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। भैया इनिशियल तो क्या था? सिर्फ रिंग रोटेट कर रही थी, सिर्फ रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा। मेरे को बताओ अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा? क्या लिख सकता हूं? नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, रिंग तो रोटेट कर ही रही है, साथ के साथ भैया अब हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल R², क्योंकि हमारा पास ये जो मास है ये एक्सिस से कितनी दूर है? r डिस्टेंस दूर है, प्लस फिर से यही mr², और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है ओमेगा 2 से। भैया क्या आप ओमेगा 2 सॉल्व नहीं हो पाएगा? सर हो जाएगा। डन। सबसे पहले तो साफ दिख रहा है ओमेगा मतलब R² कॉमन लेके कैंसिल कर दो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा m ओमेगा इज इक्वल्स टू m+2m इंटू ओमेगा 2। तो भैया हो तो गया सॉल्व। ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू m ओमेगा डिवाइडेड बाय m+2m। चेक करो कौन सा ऑप्शन भैया मैच कर रहा है जिसमें ये गिवन हो, m ओमेगा डिवाइडेड बाय m+2m। दैट इज ऑप्शन बी। Done, sir. डन। तो चलो भाई,
आज के लिए इतना ही है। रोटेशनल मोशन काफी हद तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स वगैरह के काफी हद तक कर लिया। एक दो क्वेश्चन जो कुछ और भी मेरे को दिखेगा कुछ अच्छा सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में वो भी कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर नया दूसरा चैप्टर लेंगे। दूसरा चैप्टर अगर आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस है तो वो आप बता सकते हो।